जीवी सुमित एकेडमी। आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्लास 10th के एनसीईआरटी और भारतीय वन बुक में भी है। और इस श्वसन तंत्र जो है सभी एग्जाम के लिए, जैसे बिहार एसएससी, यूपीएससी टीचर प्लस एसएससी रेलवे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। आज इसके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी देखेंगे, एमसीक्यू टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसका हम लोग आज का सेशन श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन मतलब थ्योरी देखते जाते हैं क्या क्या बोला जा रहा है इसमें। श्वसन तो जानते ही हैं हम लोग, कौन सा गैस लेते हैं पर्यावरण से, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, निकालते हैं बाहर। इस प्रक्रिया को यानी पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्वसन। यानी श्वसन द्वारा ग्लूकोज यानी O2 का निर्माण होता है। श्वसन द्वारा ग्लूकोज O2 से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन में वाटर में टूट जाता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है। इसे ये क्या होता है, उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन द्वारा ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके शरीर दैनिक कार्य करता है, जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज यानी हमारी भोजन गृह में है। और ये ऑक्सीजन, जब हम लोग पेड़ पौधा से ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, फिर जल मुक्त होता है और एनर्जी मुक्त होता है। ये बताएंगे बैलेंस करने के लिए केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन इट्स प्रॉपर्टीज। श्वसन के दौरान ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए शरीर के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, ग्लूकोज है। शरीर का एकमात्र स्रोत ग्लूकोज है। श्वसन संबंधित सारा कार्य कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे सेल्यूलर रिस्पिरेशन कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। यानी श्वसन संबंधित सारा कार्य कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे सेल्यूलर रिस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्योंकि श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। श्वसन जो लेते हैं उस वो कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, यहाँ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। अनॉक्सी श्वसन क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। चलिए उसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। ऑक्सी श्वसन यानी एरोबोइक रिस्पिरेशन। एरोबोइक रिस्पिरेशन क्या है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी का निर्माण होता है। पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ग्लूकोज के एक अणु से कितना एटीपी का निर्माण होता है, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा का प्राप्ति होती है। फिर बोला जा रहा है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या, ग्लूकोज C6H12O6 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी ऊर्जा के निर्माण करता है। ऑक्सी श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस और कर्ब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जो साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जो साइटोप्लाज्म में प्रथम चरण होता है ये ऑक्सी श्वसन का, और ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के दो अणुओं का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण करता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाती है और शेष 2 एटीपी शेष बचता है। क्या बोला है, फिर से देख लीजिए। इसमें बोला जा रहा है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होते हैं। फिर बोला जा रहा है 2 एटीपी खर्च होता है और 2 एटीपी शेष बच जाते हैं। अब कर्ब्स चक्र, ये मतलब दूसरा चरण है ऑक्सी श्वसन का, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब ये संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स नामक एक अंग पाया जाता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कर्ब्स चक्र के मैट्रिक्स अंग में संपन्न होती है। फिर उसके बाद देखिए मेन पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होने वाला पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान
ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होने वाला पायरुविक एसिड एंजाइम की मदद से एस्टाइल को एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। फिर बोला जा रहा है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कर्ष चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कर्ष साइकिल यानी F1 पार्टिकल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS की क्रिया संपन्न होती है जिसको ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कितना ऊर्जा प्राप्त होती है? 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कर्ष चक्र कर्ष साइकिल यानी F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS की क्रिया संपन्न होती है जिससे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर बोला जा रहा है ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। अब अनोक्सी श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो वह अनोक्सी श्वसन कहलाता है। श्वसनीय पदार्थ यानी ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ये ग्लूकोज का पूर्ण आंशिक ऑक्सीकरण किस में होता है? तो ऑक्सी श्वसन में होता है, जिसके अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बनिक यौगिक यानी पायरुविक अम्ल, इथेनोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कार्बनिक की अंतिम रूप से उत्पाद जो बनते हैं पायरुविक अम्ल, इथेनोइक अम्ल और इथेनॉल अम्ल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। अनोक्सी श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। ऑक्सी श्वसन का समीकरण हो गया C6H12O6, फिर मिथेनॉल, ये मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बोलेंगे क्योंकि 2 कार्बन है, इथेनॉल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर 50 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मनुष्य में श्वसन, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। इसमें क्या बोला जा रहा है? मनुष्य में श्वसन संबंधित अंग है। यहाँ पे भी 10th क्लास की एग्जाम में पूछा जाता है और अब ये ग्रुप डी एग्जाम में फेमस क्वेश्चन हो गया था। इस भाग को क्या नाम बोला जाता है? तो इस प्रकार से आप लोग देखते चलिए। ये भाग है ग्रासनी जिसको फेरनिक्स कहते हैं। फिर ये हो गया ट्रेकिया, श्वास नली, ये वाला भाग कौन है? ट्रेकिया। ये फेफड़ा हो गया, लंग्स, ये 24 पसलियाँ पाई जाती है, रिब्स, ये फेफड़ा हो गया। ये नासा गुहा हो गया, मतलब नाक सांस लेते हैं, ये मुख गुहा हो गया, ऑरल कैविटी ये सारा। फिर ये डायफ्राम हो गया, जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये ऊपर नीचे फैलता है। ये आप देखिए ये वाला मनुष्य में श्वसन से संबंधित अंगों में नाक, गला, श्वास नली और श्वासनी यानी ब्रोंचस और लंग्स शामिल होते हैं। फिर नाक के द्वारा हवा लैरिंक्स से होते हुए लंग्स में जाता है। फिर क्या बोला जा रहा है? नाक के द्वारा जो हवा है लैरिंक्स से होते हुए लंग्स में जाता है। लैरिंक्स वाइंड पाइप के सबसे ऊपर स्थित एक अंग है जिसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स। लैरिंक्स वाइंड पाइप के सबसे ऊपर स्थित एक अंग है जिसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। गला, लैरिंक्स के नीचे एक नली पाई जाती है जिसको हम लोग ट्रेकिया कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, यानी श्वास नली ट्रेकिया के ऊपर गर्दन के आगे वाले भाग में उपस्थिति यानी कार्टिलेज से निर्मित सी शेप्ड रिंग पाई जाती है जिसे हम लोग ट्रेकिया को मजबूती प्रदान की जाती है। यानी श्वास नली के ऊपर गर्दन के आगे वाले भाग में उपस्थित कार्टिलेज से निर्मित सी शेप्ड रिंग पाई जाती है जिसको हम लोग ट्रेकिया की मजबूती प्रदान की जाती है। ट्रेकिया के ऊपर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। ट्रेकिया के ऊपर क्या पाई जाती है? तो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है जो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। ये पूछा जाता है ट्रेकिया के ऊपर में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग यानी घोंघा रोग नामक रोग हो जाता है। घोंघा रोग किसके कारण से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से होता है।
अब देखिए मेन पॉइंट, ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाता है जो अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करता है। यह शाखनुमा ब्रांचेस ट्रेकिया को ब्रोंचस कहा जाता है। ये शाखनुमा जो ब्रांचेस ट्रेकिया होता है उसको ब्रोंचस कहा जाता है। ब्रोंचस लंग्स में कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है जिसको ब्रोंचिलिस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, जब ब्रोंचस लंग्स जो है कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको ब्रोंचिलिस कहा जाता है। प्रत्येक ब्रोंचिलिस के अंत में एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है जिसको हम लोग एल्यूविली कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, एल्यूविली। प्रत्येक ब्रोंचिलिस के अंत में जो है एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है जिसको हम लोग एल्यूविली, ये एल्यूविलियस कहा जाता है। एल्यूविली हवा को जमा रखने का कार्य करती है, इसलिए इसे एयर सेक भी कहा जाता है। एल्यूविली को क्या कहा जाता है, एयर सेक, क्योंकि ये एयर को ये जमा करती है। एल्यूविली के अंदर ही गैसों का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय संबंधित कार्य संपन्न होता है। बोलेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब संबंधित कार्य कहाँ पे होता है, एल्यूविली के अंदर ही होता है, एल्यूविली के अंदर। अब लंग्स बहुत सारे एल्यूविली के द्वारा बनते हैं। लंग्स जो हैं बहुत सारे एल्यूविली के द्वारा बनते हैं। जो लंग्स का कार्य एल्यूविली संपन्न करता है, एल्यूविली को लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। एल्यूविली को लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। एल्यूविली के द्वारा लंग्स की पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि होती है। एल्यूविली के द्वारा क्या होता है, लंग्स की पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि होती है जिसको गैसों की विनिमय में मदद करती है। लंग्स के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको पेलुरिला फुफ्फुसावरण कहा जाता है। यानी लंग्स के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको पेलुरा फुफ्फुसावरण कहा जाता है। फिर बोला जा रहा है पेलुरिया लंग्स के बीच एक द्रव बढ़ा रहता है जिसको हम लोग पेलुरल फ्लूइड कहते हैं। यानी पेलुरा और लंग्स के बीच में एक द्रव रहता है जिसको हम लोग पेलुरल फ्लूइड कहते हैं। पेलुरल फ्लूइड लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। पेलुरल फ्लूइड क्या करता है, लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी पेलुरा में संक्रमण हो जाने से पेल्यूरिसी नामक बीमारी होती है। लंग्स के नीचे एक मांसल मजबूत लचीली संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं। तो वही लंग्स के नीचे एक मांसल जैसी रचना पाई जाती है जो सांस के दौरान ऊपर नीचे होता है। तो बतेबे कि डायफ्राम पसलियाँ से एक विशेष मांसपेशियों द्वारा जुड़ा रहता है जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। यानी डायफ्राम जो होता है पसलियाँ से एक विशेष मांसपेशियों द्वारा जुड़ा रहता है जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। डायफ्राम के ऊपर और नीचे की तरफ गति करने के कारण ब्रीथिंग सांस लेने की क्रिया होती है। डायफ्राम जब ऊपर और नीचे होता है जिससे हम लोग सांस लेने की क्रिया कर पाते हैं। डायफ्राम के ऊपर ये नीचे जाने से थ्रोरिक कैविटी वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन होता है। इसी के परिणाम स्वरूप दाब में भी परिवर्तन होता है जिससे हवा एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है। ठीक है। अब डायफ्राम के ऊपर जाने पर वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। डायफ्राम के ऊपर जाने पर वक्ष गुहा क्या होता है, आयतन कम हो जाता है जिससे प्रेशर का मान बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, प्रेशर का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। हवा क्या होती है, फेफड़ों से बाहर निकलती है। डायफ्राम के नीचे जाने पर वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है। डायफ्राम के नीचे जाने पर वक्ष गुहा के आयतन में क्या होता है, वृद्धि होती है जिससे दाब का मान कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवा बाहर अंदर की ओर प्रवेश करती है। मनुष्य के फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या लगभग 300 मिलियन होता है। कितना मिलियन होता है, लगभग 300 मिलियन होता है। श्वासोश्वास क्या हो गया, 2 क्रियाओं में शामिल होता है। श्वासोश्वास 2 क्रिया में शामिल होता है। पहला क्रिया देखिए, सांस लेने का अंदर, सांस का अंदर लेना। जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के अंदर दौरान हवा ऑक्सीजन 21% लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत अंदर लेते हैं, 0.03% लेते हैं। फिर नाइट्रोजन 78% रहते हैं। ये सब जो वायुमंडल में सारा इतना प्रतिशत में पाया जाता है जब सांस लेते हैं अंदर। तो अब जैसे सांस लेने के दौरान कौन कौन सा गैस कितना प्रतिशत में बाहर निकलता है, ऑक्सीजन 16 से 17% बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर निकलता है। नाइट्रोजन 78% बाहर निकल जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है हम लोगों के लिए लाभदायक नहीं है। अब विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। अमीबा में शरीर की सतह द्वारा होता है। अमीबा में श्वसन कहाँ से होता है, शरीर की सतह द्वारा होता है। केचुआ में श्वसन कहाँ से होता है, शरीर की सतह ये त्वचा के द्वारा होता है। कीट में कहाँ से होता है, ट्रेकिया के द्वारा। जीवाणु में मोसीसोम के द्वारा।
मोसोसोम यानी कि जीवाणुओं में जो है श्वसन कहाँ से होता है, तो मोसोसोम के द्वारा होता है। जीवाणुओं में मतलब श्वसन कहाँ से होता है, मोसोसोम के द्वारा होता है। सरीसृप में श्वसन कहाँ होता है, फेफड़ा के द्वारा। सरीसृप में श्वसन कहाँ से होता है, फेफड़ा के द्वारा। पक्षी में फेफड़ा के द्वारा, सरीसृप में फेफड़ा के द्वारा, स्तनधारी में फेफड़ा के द्वारा। यानी सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी तीनों में फेफड़ा के द्वारा होता है। सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी ये तीनों से फेफड़ा द्वारा आता है। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी ये सब फेफड़ा द्वारा आता है। मछली किससे होता है, गलफड़ा के द्वारा होता है। फिर मेढक कहाँ से सांस लेता है, मुख गुहा, त्वचा और फेफड़ा से होता है। मेढक का श्वसन स्थल कौन है, मुख गुहा, त्वचा और फेफड़ा। अब श्वसन दर देखिए, श्वसन दर क्या होता है, श्वसन दर रिस्पिरेटरी रेट, 1 मिनट के लिए ब्रीथिंग की संख्या को श्वसन दर कहा जाता है। श्वसन दर का मान डर, गुस्सा, उत्तेजना और ऊंचाई पर चढ़ने में बढ़ जाता है, जबकि नींद की स्थिति में श्वसन दर का मान घट जाता है। बिल्कुल सही है। फिर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में श्वसन दर का मान 16 से 18 मिनट प्रति मिनट होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में श्वसन दर का मान 16 से 18% प्रति मिनट होता है, जबकि नवजात शिशुओं में 29 से 32 प्रति पर मिनट होता है। अंतः श्वसन जिस प्रकार से वायु फेफड़ा से फेफड़ा तक आती है, अतः ये श्वसन कहते हैं। अब अंतः श्वसन और श्वसन में अंतर, अंतः श्वसन श्वसन में अंतर, क्या अंतर है, अंतः श्वसन जो है यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। अंतः श्वसन ये क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। अंतः श्वसन यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, अंतः श्वसन। और श्वसन क्या होगी, यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होती है। अब अंतः श्वसन में क्रिया एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। अंतः श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता, लेकिन श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये केवल भौतिक क्रिया है। अंतः श्वसन भौतिक क्रिया है, लेकिन ये जैविक क्रिया है। अंतः श्वसन में जो है शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्पन करता है, जबकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ये अधिक गहराई पर जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग अधिक गहराई तक जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होगा, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर कम गहराई तक जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है अधिक गहराई पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने पर नाइट्रोजन की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जो गोताखोर के बाहर निकलने पर त्वचा के छिद्रों के माध्यम से बुलबुले के रूप में बाहर आ जाता है, फिर जिससे गोताखोर का अत्यधिक दर्द का एहसास होता है। तो इसमें क्या बोला गया, एक बार काटते हैं फिर से बताते हैं आप लोगों को। क्या बताया कि अधिक गहराई पर नाइट्रोजन का प्रयोग करने से नाइट्रोजन के कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जो गोताखोर के बाहर निकलने पर त्वचा के छिद्रों के माध्यम से बुलबुले के रूप से बाहर निकलता है, जिससे गोताखोर को दर्द का एहसास होता है। ठीक है। अस्पताल में होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में अधिक दाब पर हीलियम का और कम दाब पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का टाइडल वॉल्यूम का मान कितना होता है, 500 ml होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है। फिर बोलिए श्लेष्मा झिल्ली का सूजन ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली में अगर सूजन हो जाता है तो उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली का सूजन क्या कहलाता है, ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली का सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। ऊर्जा का प्रयोग करके पायरुविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए मछली में गलफड़ों में रक्त वाहिका होती है, जो पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यानी मछली के गलफड़ा में क्या होती है, रक्त वाहिका होती है, जो पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। अब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते चलेंगे। केंचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, तो त्वचा के द्वारा सांस लेता है। केंचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ठीक है। अमीबा के बनावटी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, अमीबा के बनावटी कृत्रिम पैरों पर प्रयोग किया जाता है क्योंकि भोजन और संचालन का अधिग्रहण के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है।
फिर बोला जा रहा है सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियाँ की गति क्या होती है, नीचे की ओर जाती है। यानी सांस छोड़ने के दौरान पसलियाँ क्या होती है, नीचे की ओर जाती है। सही बात है। फिर केंचुआ और मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा क्या होती है, नम और पतली होती है। यानी केंचुआ और मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेती है, जिसके कारण जीवों का त्वचा क्या होती है, नम और पतली होती है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर बोला जा रहा है जल जीवों का श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि यह जो है जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। जल जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्योंकि जो है जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण से। अब फेफड़ों में कोशिकाओं के होने का क्या कारण है, क्योंकि ये पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। कोशिकाओं का क्या कारण है, ये जो है एलोवेली जिसको हम लोग कहते हैं एलोवेली, ये पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने का कारण। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब ये देखिए, ये मतलब बोला जा रहा है अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो अंतःश्वसन के दौरान वायु मार्ग कौन सा है, तो ये डी नंबर में पहले नाक के द्वार में जाएगा, फिर ग्रासनी में, फिर कंठ से, फिर उसके बाद श्वास नली और कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बोला श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ से होता है। श्वसन के दौरान फेफड़ों की कोशिकाओं से गैसों का विनिमय होता है। फिर बोला जा रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटित कहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव में। ग्लूकोज के तो पायरुवेट में विघटित होकर कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। फिर बोला जरा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रवाह के बाद निष्कासित की जा सकती है, वह क्या कहलाती है। तो फेफड़े का आयतन कहलाती है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल मीसोसोम है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये LP 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है, मीसोसोम है। फिर बोला जा रहा है मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट क्या है, तो हीमोग्लोबिन है। श्वसन पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन है। फिर निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल है, तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन शामिल मतलब है छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन शामिल है। नाड़ी की धड़कन पल्स बीट मापी जाती है, तो धमनी से मापी जाती है। नाड़ी की धड़कन जो पल्स बीट किससे मापी जाती है, धमनी से। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल हो गया। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। फिर ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पे होता है। ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनोक्सी श्वसन। अपूर्ण विघटन अनोक्सी श्वसन में होता है, इसलिए श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, बिल्कुल सही। कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, तो श्वसन है। ये श्वसन क्या करती है, कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, तो श्वसन। ऑप्शन नंबर सी हो गया। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, तो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है मानव शरीर में श्वसन वर्णक, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर बोला जा रहा है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन जोड़ता है, तो ग्लूकोज जोड़ता है। यानी मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन जोड़ता है, तो ग्लूकोज जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाता है, क्यों भरता है, तो ये जो है फेफड़ों की स्फीति के कारण से भर जाता है। अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ों के कारण हवा भर जाता है, तो फेफड़ों की स्फीति के कारण से। निश्वासन के दौरान होता है, तो फेफड़ों की अभिस्फीति। निश्वासन के दौरान जो है फेफड़ों की अभिस्फीति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है, तो प्रश्वसन और निश्वसन दोनों शामिल। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बंद खानों में दुर्घटना का कारण है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद कारखानों यानी माइंस में जो है दुर्घटना का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ
पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार। मनुष्य जो है 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर देखिए एटीपी का फुल फॉर्म आ गया, जो कितना बार आप लोगों को बताया। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी हो गया। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातान कोलिस्पिरिंग को रोकता है? तो उपास्थि बल है। उपास्थि बल है जो वायु मार्ग की निपातन को रोकने का कार्य करता है। श्वसन की इसमें किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा और वाटर का निर्माण होता है, जिसके कारण से होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में अंतर श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से केवल एक को अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत कथन की पहचान करें। तो कौन सा ऑप्शन जो है गलत दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया, यानी फेफड़ा द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण नहीं होता है, तो यही सही है। 34 नंबर में, जंतु में श्वसन सतह की कुछ विशेषता का उल्लेख नीचे दिए गए गलत विकल्प को चयन करें। यह बहुत मोटी होती है, बिल्कुल गलत, ये मोटी नहीं होती। इसकी सतह फेफड़ा क्षेत्रफल बड़ा होता है। यह क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए कार्य में आता है। यह सामान्यतः शरीर के अंदर होती है। बिल्कुल सही, ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके अनुसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन के द्वारा क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण ऐंठन महसूस होती है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोग होती है, उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पौधों द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद जो है मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। कई उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन के लिए मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य होता है। मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ होता है, कहाँ हो सकता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद जल और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सही है। किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है। किण्वन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ईस्ट में होती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका क्या कारण है? क्योंकि जो है यह इसके ऊतकों के बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। बिल्कुल सही। फिर गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है, ये भी सही है। यानी यही मुख्य दो कारण। ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी ए बी हो गया सही। पादप में स्वयं ये गलत हो गया, फिर ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिका में डैश दर्शाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। फिर ग्राही डैश की अनुभूति में सहायक है, तो सांद्र हो गया सांग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु गुण वाले पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य होती है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु गुण ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। फिर नीचे दिए गए ये सब तो ग्रुप डी का क्वेश्चन हो गया, इसको पहचानना, फोटो दिया गया है। मनुष्य में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया कहाँ हुआ? उस श्वसन की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन, इसका नाम पहचानना कौन सा सही है। फिर बोला विश्राम में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत लगभग कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है? तो 15 से 18 बार लेता छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? तो पार्विक अम्ल में एक अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं। पार्विक अम्ल में, इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा पार्विक अम्ल का। अब देखिए यहाँ पे जो है अनोक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। ग्लूकोज हो गया, फिर उसके बाद डैश कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, तो यहाँ पे क्या होगा? तो इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? इथेनॉल।
H2H5OH बनेगा। फिर बोला जा रहा है पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद के रूप में कौन सा है? तो पायरुवेट अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। पौधों में श्वसन के संबंध में गलत कथन चुनिए। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के दिन के समय दौरान वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है, गलत हो गया, ये तो सही था। फिर ये बोला एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ डैश, तो ऑक्सीजन, फिर ठीक है। फिर बोला जा रहा है ये वाला मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो शरीर आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। अल्लाह। अब ये क्वेश्चन देखिए, when the terminal phosphate linkage in the ATP is broken using water, what is the amount of energy released? तो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये हो गया ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य को पेशी कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सी श्वसन में क्या समानता है? तो ये दोनों में जो कोशिका द्रव में जो है यह अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव में, यही समानता है। फिर देश में बनने वाले ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अवघोटनाप्रांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन की मदद से एक पायरुवेट का विघटन डैश में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग फिर सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत। थैंक यू। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार आप आए हैं तो आप नेक्स्ट कमेंट कर दें कौन सा वीडियो चाहते हैं और किस बुक का चाहते हैं, ताकि हम उसका सोल्यूशन कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत। थैंक यू।